में अकेला छोड़ देंगे, अरे हम वो भी नहीं जो तुझे रोता हुआ छोड़ देंगे, अरे हम तो तेरे वो चाहने वाले हैं, अगर थम गई तेरी सांसें तो हम अपनी सांसें जोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके सामने बच्चों आज जीके का एक बेहतरीन एक पेपर लेकर आया हूं। लेकिन ना अब सबसे बड़ी बात है कि बच्चों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, 11 बजे लाइव आना था मैं, लेकिन 1 बजे 2 घंटे लेट हो गया, तो आप इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज अब मैं एक बेहतरीन पेपर सोल्व करेंगे। एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं। विजेंद्र शर्मा राधे राधे जी, लास्ट वाले पढ़ा दो सर। सभी जुड़ चुके हैं, चल गई अंशु जी, हाँ राधे राधे विजेंद्र, दीपक कुमार जी, ठीक है सभी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सभी को। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आया था बच्चों कि मौर्यकालीन प्रशासन के संबंध में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। क्वेश्चन सुनना बच्चों, मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ऑप्शन सुने बगैर जवाब मत देना। एक है बच्चों मुद्रा राक्षस से मिलती है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड था बच्चों अर्ध शास्त्र से मिलती है, अर्ध शास्त्र से मिलती है। तीसरा ऑप्शन था बच्चों इंडिका से मिलती है, इंडिका से मिलती है। और चौथा है जो आपका उपर्युक्त सभी से मिलती है। तो ये बच्चों सबसे पहले तो सर पे पीछे की 4 क्लास की पीडीएफ नहीं मिली, विजय सिंह जी अपलोड करवा देंगे। राकेश जय हिंद जी, सर ये क्लास अपलोड हो जाएगी, हाँ कोमल जी अपलोड हो जाएगी। भूपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि मौर्यकालीन, सबसे पहले बता देता हूँ बच्चों, मौर्य प्रशासन है ना 322 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था, 184 ईसा पूर्व रहा था। 322 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। और इस वंश का अंतिम राजा 184 ईसा पूर्व बृहदर्थ होता था। कौन होता था? बृहदर्थ इस वंश का अंतिम राजा होता था, ठीक है। तो मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी, राजकुमार जी नमस्ते, कोमल जी हाँ ऑफलाइन मिल जाएगी, ठीक है। हमारे गुरुजी जानकारी दे रहे हैं। मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बच्चों उपर्युक्त सभी से जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? अंशु जी अर्थशास्त्र ठीक है, लेकिन ये सभी चीज़ें, मुद्रा राक्षस है ना, ये विशाखा दत्त ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विशाखा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, विशाखा दत्त की रचना थी मुद्रा राक्षस। अर्थशास्त्र चाणक्य जी ने कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। और मेगस्थनीज ने कौन सी लिखी थी? मेगस्थनीज ने कौन सी लिखी थी? इंडिका लिखी थी। मैंने बताया था जो बच्चों सेल्यूकस निकेटर था ना, सेल्यूकस निकेटर का जो सेना जो होता था ना दरबारी, वो होता था मेगस्थनीज होता था। बाद में सेल्यूकस निकेटर का जब 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था ना, तो इसने मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेज दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये आपका आंसर रहेगा। ऑल ऑफ द अबव। दीपक जी सही जवाब दे रहे हो, नाइस क्लास रहने वाली है, थैंक यू सोनू जी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें, सभी पुस्तकें आ गई है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस आ गई है, चाणक्य की अर्थशास्त्र आ गई है, मेगस्थनीज की इंडिका आ गई है। उपयुक्त सभी। इस वंश का ना एक प्रतापी राजा पूछे तो सम्राट अशोक इस वंश का प्रतापी राजा था। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को शिक्षित किया, तो सम्राट अशोक इसका ऐसा राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को क्या किया? शिक्षित किया। और सम्राट अशोक ने ना 1,84,000 किसका निर्माण कराया था? स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेगस्थनीज इंडिका, तो ये याद रख लेना। आगे क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू हुआ? देखो बक्सर के युद्ध के बाद की बात है, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। द्वैध है ये पूछना चाहता है बच्चों, क्या है? बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू हुआ? बंगाल और बिहार में द्वैध
शासन, द्वैध शासन कब लागू हुआ? ऑप्शन सुनना बच्चों, ऑप्शन है 1761 में, 1762 में, 1765 में और 1768 में। ये बक्सर के युद्ध की बात नहीं कर रहा बच्चों, ये किस युद्ध की बात नहीं कर रहा? बक्सर के युद्ध की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू हुआ? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज ज्योति जी, रिपीट। अभी एक ही क्वेश्चन किया है कि हमने मौर्य वंश की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? तो मैक्सथनीज की इंडिका देती है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस देती है और चाणक्य की अर्थशास्त्र, वो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देती है। और एक मौर्य वंश है ना, ये नंद वंश के को समाप्त करके आया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी से हटा दिया था। प्रमिला जी गुड आफ्टरनून। प्रमिला ने सही जवाब दिया है। रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं लेते सर? हरियाणा जीके की गुरु जी बताना। ये बच्चों विनय जी, रीजनिंग वाले टीचर को ना फीवर हो रहा है, ठीक है, तो वो होम आइसोलेटेड है, ठीक है, तो इस वजह से बाकी उनकी ना जितनी भी क्लासें हैं ना रेगुलर, जब वो ठीक होते हैं ना 2-2 घंटे की क्लासेस करके ना रीजनिंग इतनी बच्चों डिफिकल्ट नहीं रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग का तो अगर 1 महीना भी मिल गया ना तो भी बहुत है, लेकिन हम आपकी अच्छे तरीके से रीजनिंग की क्लासें करवाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। मेन तो आपके ना जो सब्जेक्ट होते हैं ना आप अच्छे से प्रिपेयर करो, वो है ना इंग्लिश है ना, इंग्लिश पे अच्छे से कमांड बना लो, मैथ्स पे अच्छे से कमांड बना लो, और जीके हम पार्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सपना ने जवाब दिया, आशीष जी, अंशु जी, भूपेंद्र जी 1765। ये अब बात आती है बच्चों की द्वैध, गुरुजी द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है? द्वैध शासन प्रणाली ये बताता हूँ बच्चों, ये द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है। इसमें एक तो होता है बच्चों राजा और एक होता है अंग्रेज अधिकारी। क्या होता है? अंग्रेज अधिकारी। पहले है ना जो भारतीय किसान थे ना, भारतीय किसान, उनको ना बच्चों एक टैक्स देना होता था। कितना टैक्स देना होता था? एक टैक्स देना होता था। वो टैक्स है ना वो केवल किसको देते थे? राजा को दिया करते थे। अब अंग्रेजों ने जैसे ही बंगाल बिहार पर कब्जा कर लिया ना, उन्होंने कहा कि आपको 2 टैक्स देना होगा। जितना टैक्स आप राजा को दोगे ना, सपोज करो राजा 14% लेगा, तो 14% ही वो टैक्स कौन लेंगे? अंग्रेज लेंगे। अब है ना किसानों को बेचारों को डबल टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव में इसका नाम बहुत है। प्रणाम प्रदीप साहू सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रणाम गुरुदेव सर। दुरीना पे जो साइंस प्रिया मैम ने पढ़ाया वो कोर्स लेके क्या वो कोर्स सभी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है परमेश्वर कुमार जी, कोई भी एग्ज़ाम देना, मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे है ना स्टाफ आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। कोई मर्जी परमेश्वर जी, कोई मर्जी एग्ज़ाम दे देना जिसमें साइंस आएगी। अब मेरा जीके का बच्चों के बेम होता है सर, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, कई कहते हैं मैं राजस्थान की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चों मैं जीके पढ़ा रहा हूँ ना, आप कोई मर्जी एग्जाम दे देना जिसमें जीके आती है ना, गारंटीड है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ना उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपका टॉपिक से क्वेश्चन है वो सोल्व आप कर पाओगे। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ये याद कर लेना। तो द्वैध शासन प्रणाली है ना, रॉबर्ट क्लाइव है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान था। और रॉबर्ट क्लाइव है ना, उस पर बच्चों मैंने जो टॉपिक डिटेल टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं ना उनमें पढ़ना। रॉबर्ट क्लाइव ने ना बच्चों क्या किया था, बाद में रॉबर्ट क्लाइव पर जब ये इंग्लैंड चले गए ना तो उस पर ना एक मुकदमा चलाया गया था, जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। तो बच्चों अंग्रेजों के लिए, हित के लिए काम किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और अंग्रेजों ने उस पर क्या चला दिया? मुकदमा। तो इंसान इतना परेशान हो गया कि उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तभी तो कहता हूं बच्चों समय सदैव एक जैसा नहीं होता। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो लेकिन ना लोग आपकी अच्छाइयों को याद नहीं करेंगे। एक छोटी सी गलती को देखकर वो आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे, ये सच्चाई है। तो रॉबर्ट क्लाइव अगर ना होते ना बच्चों तो अंग्रेज है ना सिराजुद्दौला को कभी नहीं हरा पाते। अगर सिराजुद्दौला को अंग्रेज ना हरा पाते ना तो अंग्रेज से भारत का शासन, अंग्रेजों का ना सिराजुद्दौला नेस्ता नाबूद कर देता। तो ये चीज़ें हैं। रॉबर्ट क्लाइव तो अंग्रेजों को ना मतलब मजबूती प्रदान की थी और उसी के खिलाफ उन्होंने क्या चला दिया? मुकदमा चला दिया। तो ये चीज़ें याद रखना बच्चों। आगे क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों,
कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ पर है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन सुनना बच्चों, ए कुशीनगर, ठीक है, 2 ठीक है पावा, ये सॉरी कई यहीं पे बताएंगे, मेन तो कुशीनगर, ठीक है, एक गोरखपुर, ठीक है, तीसरा बोध गया, ठीक है, एक लुम्बिनी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को आप बता सकते हो बच्चों, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ पर हुई थी। ठीक है सर, इंडिया जीके की मैराथन जरूर आके, जय हिंद सर। हरीश, इंडिया जीके की मैराथन क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम का कुछ पता है क्या, कब होगा। राजकुमार जी 2 तारीख को ना मुहिम को बड़े ज़ोर शोर से उठाएंगे, और एग्ज़ाम है ना, पूरा चांस है बच्चों दिसंबर में चांस है, ना हुआ तो जनवरी में एग्जाम श्योर होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर। अगर याद ना रहे तो महात्मा बुद्ध ने ना कुशी अपने प्राण त्याग दिए। कई पावापुरी भी दिखाते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। और महात्मा बुद्ध को ना, ठीक है, ये पूछा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है बच्चों, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो याद कर लेना, लुम्बिनी नेपाल में इनको, लुम्बिनी वन में ना इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। महापरिनिर्वाण की घटना वो होती है बच्चों जहाँ पर ये हमें छोड़कर चले गए थे। और इन्हें शाक्य कुल, इनका संबंध पूछा जाता है। पिता का नाम शुद्धोधन था, ये शाक्य मुनि कहलाते हैं, क्योंकि इनका कुल कौन सा था, शाक्य वंश से ये संबंधित रखते थे। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, सभी के जवाब सही आ रहे हैं। वर्षा जी, अंशु जी, लाइट ऑफ एशिया, शिल्पा जी, बिल्कुल सभी बच्चे अच्छे जवाब दे रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया। इम्पोर्टेंट है बच्चों, दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में लाल किले का ऑप्शन सुनना, ठीक है, अकबर ने करवाया, 2 औरंगजेब ने करवाया, 3 शाहजहां ने करवाया, 4 इनमें से नहीं। तो ये पूछना चाहता है बच्चों, दिल्ली में लाल किले का निर्माण सही चल रही है बच्चों, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमिला जी बैक करके देख सकते हो। हाँ, शाक्य मुनि बोलते हैं वर्षा जी इनको। ठीक है, हाँ, आप कहोगे तो ही साइंस का कोर्स लेंगे, बिकॉज हम, अरे परमेश्वर कुमार जी, आप अगर इस बैच में हो तो आपने कंप्लीट बैच ले रखा है ना, तो साइंस आपकी इसी में हो जाएगी, आपको अलग से बैच लेना नहीं पड़ेगा। मेरे को पता नहीं है परमेश्वर जी आपने कौन सा बैच ले रखा है, अगर कॉम्बो ले रखा है ना तो उसमें सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण है ना, वो किसने करवाया था बच्चों, शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, यह क्वेश्चन बहुत बार आ गया। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण बच्चों शाहजहां ने करवाया था। और आगरा में एक लाल किला है बच्चों, आगरा में भी है, उसका निर्माण किसके टाइम में हुआ था, अकबर के टाइम में हुआ था, ये याद कर लेना। और बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आगरा से है ना, पहले राजधानी अकबर ने एक बार आगरा राजधानी ले गया था, और आगरा से राजधानी
दिल्ली कौन लेकर आया था? तो शाहजहां आगरा से राजधानी कहाँ लेकर आया था? दिल्ली। ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों, दोबारा दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो शाहजहां ने राजधानी को दोबारा कहाँ स्थानांतरित कर लिया था? तो शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली क्या बन गई थी बच्चों? दोबारा राजधानी बन गई थी। शाहजहां। हरीश, सीमा, दीपक, शिल्पा, सभी के अच्छे जवाब आ रहे हैं। ताजमहल वर्षा जी का, ठीक है। हाँ, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ताज महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? आगरा में करवाया था। और पूछा जाए गुरुजी, ताजमहल का निर्माण है ना बच्चों शाहजहां की देन है, इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को भवन निर्माण का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो शाहजहां बच्चों इसका शासनकाल आपको याद रखना है 1627 से 1658 तक लगभग है ना। जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां का शासनकाल रहेगा। और 1631 से लेकर ताजमहल का निर्माण 1631 से लेकर लगभग ना 1651 तक ताजमहल का निर्माण चला था। तो लगभग 20 साल ताजमहल का निर्माण चला था, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ताजमहल किसकी कब्र है? मुमताज महल की कब्र है। मुमताज महल की क्या है? कब्र है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है ताजमहल से रिलेटेड कि ये है ना, इसमें ना इसका वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी ताजमहल के क्या होते थे? वास्तुकार होते थे ये। हाँ, जामा मस्जिद है ना, ठीक है। एक जामा मस्जिद आगरा में भी है वर्षा जी, वो है ना शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाई थी। और दिल्ली वाली जामा मस्जिद इसने बनवाई थी, आपके शाहजहां ने, ठीक है। ये भी चीज़ें याद रखना। बहुत अच्छे सभी बच्चे हैं ना, इतने अच्छे अच्छे जवाब देते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। मयूर सिंहासन भी, हाँ दीपक जी, मयूर सिंहासन इन्हीं के शासनकाल में क्या इन्हीं ने बनवाया था? और उसको बनाया था बेबादल खां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? बेबादल खां ने किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा शाहजहां था। अंतिम राजा मोहम्मद शाह था। और 1739 में नादिर शाह ने ना करनाल के युद्ध के बाद मयूर सिंहासन को यहाँ तक ले गया था। हाँ, योगदान अहमद लाहौरी और ईसा खां का बिल्कुल सही है दीपक जी, बहुत अच्छे बता रहे हैं बच्चे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या एक समानता थी? मेन समानता क्या है बच्चों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में? मैं बताता हूँ। जैन धर्म कौन सा धर्म था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें एक समानता क्या थी? इनमें एक कॉमन समानता बतानी है। तो बच्चों इनमें कॉमन समानता थी, दोनों ने पशु बलि का विरोध किया था। कॉमन समानता है, दोनों ने पशु बलि का क्या किया था? विरोध किया था। ये दोनों में मेन समानता थी। अब बच्चों जैन धर्म अलग कैसे था? जैन धर्म तो ये बिना कपड़ों के रहना पसंद करता था, क्योंकि महावीर स्वामी ने एक ही वस्त्र में जप तप किया था, ठीक है। लेकिन हाँ, पिट्यूरा पत्थर लगा था ताजमहल में। हाँ, विजेंद्र शर्मा जी, सेंट पिट्यूरा, सबसे पहले सेंट पिट्यूरा का प्रयोग नूरजहां के जो पिता थे ना इमाद उद्दौला के मकबरे में हुआ था, सबसे ज़्यादा ताजमहल में हुआ था। हाँ, सपना मेला जी सही बता रहे हो सर। जहां आरा शाहजहां के अंतिम दिनों में उनके साथ जेल में थी। हाँ, जहां आरा है ना, अगर शाहजहां के शासनकाल पर ना सबसे ज़्यादा उसकी किसी बेटी का प्रभाव था तो वो जहां आरा था। और औरंगजेब है ना इन दोनों से नफरत किया करता था, इसमें कुछ टाइम के लिए जेल में थी। पशु बलि पे रोक, हाँ पशु बलि का क्या करते थे? विरोध करते थे, ठीक है। तो जैन धर्म में ना जो मतलब उनके फॉलोवर होते हैं ना जैन धर्म में, वो मेन क्या कहलाए थे? इनके गुरु तीर्थंकर कहलाए थे। तो जैन धर्म की स्थापना संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, और ये पहले थे। और 24वें कौन थे बच्चों? 24वें महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी ही ना जैन धर्म के क्या माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के कौन थे? लाइट ऑफ एशिया यानी महात्मा। वेरी गुड, ये याद रख लेना बच्चों। दोनों में एक समानता थी, पशु बलि की निंदा की थी। अब दीपक क्या कह रहे हैं? परमेश्वर जी कह रहे हैं सर मैंने इंडिया हरियाणा जीके का कोर्स ले रखा है, इसलिए साइंस का
लेना चाहिए आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ कोर्स ले लूँ क्या। परमेश्वर जी आप एक दो डेमो चेक कर लो बच्चों। अब किसी टीचर की किसी को समझ आती है, लेकिन मैडम अच्छा पढ़ाती है, मैं ये कह सकता हूँ। आप इस यहाँ पर ना परमेश्वर जी जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनसे आप पूछ सकते हो कि मैंने तो मतलब आपको बेस्ट से बेस्ट स्टाफ देने की कोशिश करते हैं। बच्चों से पूछ लो, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चों को मेरी भी समझ ना आए। हर एक बच्चे की ना अलग अलग चॉइस होती है, तो ये याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों कि सबसे भारत में टेलीविज़न का पहला प्रसारण कब हुआ था। भारत में टेलीविज़न का बच्चों पहला प्रसारण भारत में टेलीविज़न का पहला प्रसारण कब हुआ। ये 1959 में हुआ था बच्चों। JL 1959 में भारत में टेलीविज़न का पहला प्रसारण कब हुआ था। 1959 में टेलीविज़न का भारत में क्या चला था बच्चों, पहला प्रसारण हुआ था। 1959 में पहला क्या हुआ था, प्रसारण हुआ था। उससे पहले बच्चों जैसे फिल्म तो आ गई थी ना, जैसे आपने सुना होगा 1913 में मतलब फिल्म आ चुकी थी। जैसे आपने दादा साहब फाल्के ने डिजाइन किया था, आपने सुना होगा, फिल्म आ गई थी। आलम आरा भी आ गई थी, राजा हरिश्चंद्र फिल्म भी आ गई थी। लेकिन पहला सही रूप से पहला प्रसारण कब हुआ था, टेलीविज़न का पहला प्रसारण जैसे आकाशवाणी से, तो कब हुआ था, 1959 में हुआ था। ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, रूप से याद है। JL बेयर्ड का नाम सुना होगा आपने। तो भारत में टेलीविज़न का पहला प्रसारण कब हुआ था, 1959 में हुआ था। आगामी एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हाँ 1959 सर, आप तो बेस्ट हो। थैंक यू राज जी, 1959 सभी का जवाब आ रहा है। थैंक यू आशीष, परमेश्वर, दीपक जी, बहुत अच्छी बात है बच्चों आप है। और जो है ना फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार रहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार रहता है, ठीक है। और ऑस्कर पुरस्कार भी किस में दिए जाते हैं, फिल्मों में दिए जाते हैं, ये याद कर लेना बच्चों। आगे क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन होते थे बच्चों। एक मैं ऑप्शन देता हूँ, इंद्र होते थे, 1, 2 प्रजापति होते थे, 3 विष्णु होते थे, 4 अग्नि होते थे, ठीक है। ये पूछना चाहता है उत्तर वैदिक काल। एक तो होता है बच्चों वैदिक काल, वैदिक काल में आता है आपका ऋग, वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। एक तो वैदिक काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल होता है। तो ये पूछना चाहता है बच्चों उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है। सुबन्या गुड आफ्टरनून, सुभाष बाजिया जी, रूबी सारन गुड आफ्टरनून बच्चे। नीलम जी ने जवाब दिया विष्णु। नीलम जी, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति होते थे। कौन होते थे, वीडियो देखना बच्चों, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे वैदिक काल है ना, वैदिक काल के देवता इंद्र होते थे। और इंद्र को क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला, किला तोड़ने वाला, ठीक है। इंद्र को क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता था। लेकिन ना उत्तर वैदिक काल में ना क्या होते थे, प्रमुख देवता कौन होते थे, प्रजापति होते थे। और प्रजापति की 2 बेटी होती थी, सभा और समिति। ये भी पेपर में आता है, सभा और समिति किसकी बेटी होती थी। तो सभा और समिति है ना, ये प्रजापति की क्या होती थी, बेटी होती थी। तो उत्तर वैदिक काल के ऋषि, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन होते थे, प्रजापति होते थे। ये याद रख लेना बच्चों, ये क्वेश्चन है ना कई एग्जामों में मैंने देखा है। और अगर किसी ना किसी एक भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है ना बच्चों, वो क्वेश्चन हम बच्चों को हर हाल में करवाते हैं, क्योंकि बच्चों को कोई भी क्वेश्चन गलत, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार कमेंट को, ठीक है। हाँ प्रजापति, अब सही जवाब आ रहे हैं। सपना महला जी, हाँ प्रजापति। विजेंद्र शर्मा प्रजापति। परमेश्वर कुमार इंद्रनी प्रजापति इसके उत्तर वैदिक काल के क्या होते थे, प्रमुख देवता होते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा। 1837 में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा,
सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा? इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक की लिपि को पढ़ा था? ठीक है, ऑप्शन है बच्चों पादरी पेंथलर ने पढ़ा। ऑप्शन 2 है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, ऑप्शन 3 है जो आपका अलेक्जेंडर कनिंगम ने पढ़ा। ऑप्शन 4 है जॉर्ज मार्शल ने पढ़ा। यानी सर्वप्रथम अशोक की लिपि को पढ़ने वाला कौन था? यानी सबसे पहले सम्राट अशोक की लिपि को किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन बच्चों कई एग्जामों में आ चुका है और ये गारंटी है आगामी एग्जाम में भी आएगा। सर आप सबके मैसेज का रिप्लाई देते हो, मेरा मैसेज, अरे क्या पूछना चाहते हो बच्चे, दोबारा पूछ लो। आपका रिप्लाई क्यों नहीं देंगे? सपना सैनी जी, जेम्स प्रिंस है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। नीलम जी वेरी गुड, परमेश्वर जी बहुत, आशीष शोराण जी, भूपेंद्र जी, सपना जी, सभी का जवाब सही आ रहा है। ठीक है, विजेंद्र शर्मा जी, सर फाल्के अवार्ड 1969 में शुरू हुआ था और का दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन और 2000 ऋतिक रोशन को दिया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है दीपक जी। अगर करंट भी साथ में लेके, पादरी ने लिखा था, पादरी ने लिखा नहीं था, पादरी ने खोजा था। पादरी पेंथलर ने ना लिखा नहीं था बच्चे, खोजा था। ठीक है, हाँ परमेश्वर जी बहुत अच्छे जा रहे हो। दीपक जी जेम्स प्रिंसेप, इसका आंसर क्या रहेगा? जेम्स प्रिंसेप रहेगा। ठीक है, खोजा किसने था? पादरी पेंथलर ने खोजा था और जेम्स प्रिंसेप ने इसको क्या था पढ़ने में सफलता पाई थी। और सम्राट अशोक के ना जो है ना ब्राह्मी, ग्रीक, आरमाइक और खरोष्टी, ये सम्राट अशोक के क्या थे? अभिलेख इन लिपियों में थे। भारत में मिलने वाले सम्राट अशोक के अभिलेख किस में मिलेंगे? ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। जितने भी सम्राट अशोक के अभिलेख बच्चों भारत से मिलेंगे ना, वो किस लिपि में मिलेंगे? ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। याद कर लेना, भारत किसका देश है? भारत है वर्मा जी का देश है। सीमा जी, शिल्पा जी, राजकुमार जी, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सभी पढ़ने लग गए हैं। आगे आता है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर के आक्रमण के समय में भारत में किसका शासन था? भारत में किसका शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय में भारत में किसका शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शिशुनाग वंश का, हर्यक वंश का? ये कहता है, सबसे पहले थोड़ा हिंट दे देता हूँ। हेलो सर, काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हुई आपसे। बादल जी, आपको भी बहुत दिनों बाद देखा है, आज कमेंट करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। प्रदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो प्रदीप जी, कैसे हो? ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किसका शासन था? ठीक है, तो सिकंदर ने ना बच्चों, मैं पहले बता देता हूँ, 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और पंजाब पर आक्रमण किया था। वहाँ के राजा थे पोरस राजा, या उन्हीं को पेरू राजा कहा जाता था। और वो युद्ध हुआ था हाइडेस्पीच का युद्ध। और वो हाइडेस्पीच का युद्ध किसने जीत लिया था? सिकंदर ने जीत लिया था। तो ये याद, कल क्लास नहीं लगी सर, कल संडे था प्रदीप जी, इसलिए क्लास नहीं लग पाई, लेट हो गया, नींद आ गई थी। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं प्रदीप जी, आराम भी ज़रूरी है, लेकिन ना स्टडी पर आराम को कभी हावी मत होने देना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। किसका शासन था बच्चों? और नंद वंश के शासक घनानंद थे। ठीक है, ये याद कर लेना। विजेंद्र शर्मा, ए सही बच्चे। नंदवंश, परमेश्वर जी नंदवंश मौर्य वंश का था। सपना, थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं बच्चों। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था।
और 323 ईसा पूर्व सिकंदर की ना बेबीलोन में मृत्यु हो गई, बेबीलोन। और आप मौर्य वंश की बात कर रहे हो सपना, मौर्य वंश है ना 322 ईसा पूर्व आया था, तो मौर्य वंश ना होकर क्या होगा, नंद वंश होगा। हाँ सपना, अगर ये क्वेश्चन आए ना कि मौर्य वंश है ना किसको खत्म करके आया था, तो नंद वंश को खत्म करके आया था मौर्य वंश। तो राइट आंसर सपना जी इसका रहेगा नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक पूछे तो कौन रहेगा, महापद्मानंद, महापद्मानंद रहेगा। और अंतिम शासक पूछे तो गणा नंद रहेगा। और महापद्मानंद है ना, ये पूछा जाता है बच्चों कि कलिंग को सबसे पहले किसने जीता, बच्चे करके आते हैं सम्राट अशोक। बच्चों सम्राट अशोक से पहले कलिंग को जीत लिया था महापद्मानंद ने जीता था, ये क्वेश्चन लिख लेना। सम्राट अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता था, महापद्मानंद जी ने जीता था। ये क्वेश्चन बच्चों आपको जवाब देना ही होगा, ठीक है। समकालीन गणन था, बिल्कुल समकालीन था, परसों भी नहीं लगी। हाँ परसों की बात कर रहा हूँ, परसों बच्चों मैं माताजी की हेल्थ ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में था परसों, इसलिए क्लास नहीं लगी। और मैंने पीछे से ना बच्चों वो ज्योग्राफी की क्लासें डलवा दी थी, मैं नहीं चाहता एक भी दिन बच्चों का कोई क्लास मिस हो, ठीक है। घर वालों को इसका साव भी नहीं मिला था। हाँ परमेश्वर कुमार जी सिकंदर का घर वालों को उसका साव भी नहीं मिला था, किसी साधु बाबा ने सिकंदर को ना श्राप दिया था। आशीष और जी सिंह, हाँ अभी याद कर लेना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद कौन था, शिशुनाग था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना बच्चों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको एक पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ और आप देख पा रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपके कोर्स से मिल रहे हैं बच्चों, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन आया था बच्चों कि किस मुगल शासन के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, किस मुगल शासन काल के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। और अंतर है बताता हूँ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल आए और एक आए हिंदुओं का स्वर्ण काल। हिंदुओं का स्वर्ण काल, दोनों में अंतर है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तो कहा जाता है बच्चों शाहजहां के शासनकाल को, और हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। ये दोनों क्वेश्चन अगर आए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, ये बोला जाता है गुप्त काल को, गुप्त काल को। विज्ञान का स्वर्ण काल पूछे, विज्ञान का स्वर्ण काल, ये भी गुप्त काल या गुप्त वंश को। तो ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर बुक रेडी हो गई, विजेंद्र शर्मा जी बस फिनिशिंग लाइन चल रही है बुक की, आ जाएगी मार्केट में, बहुत जल्द बुक आ जाएगी। सर जी अब माता जी की हेल्थ कैसी है। आशीष शिवरान जी अब माता जी की आप सभी की विशेष से अच्छी है हेल्थ बच्चे, ठीक है, अच्छी है बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर हुआ। तो बच्चों ये आज़ाद हिंद फौज नहीं है, आज़ाद हिंद सरकार है, जो पीटीआई के एग्जाम में आया था। आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में पूछ रहा है कहाँ पर हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। और जो रियल में आज़ाद हिंद फौज थी ना, आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। और रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी, जो सफल नहीं हो पाई। बाद में इसका जिम्मा सौंपा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं राम राम सर, कल लग गए हैं सुरेंद्र जी, बहुत बहुत सुरेंद्र जी आपको बधाई हो, ठीक है।
हाँ, गुप्त वंश को बोला जाता है। शर्मा जी बिल्कुल। विजेंद्र जी सिंगापुर में। सुरेंद्र सिंह जी बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ना 1939 में किसकी स्थापना की थी? ये भी पेपर में आता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में की थी। और बाद में जब इन्होंने को आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेवारी सौंपी गई ना, बाद में इन्होंने क्या किया? 4 टुकड़ियां बनाई। एक का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट, सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट। एक का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, महिलाओं की थी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। एक का नाम था महात्मा गांधी रेजिमेंट और एक का नाम था पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू रेजिमेंट। देखो महात्मा गांधी के महात्मा गांधी अगर इन्होंने 1939 में ना गांधी क्या हो गए थे, गांधी ने इनके सामने जब 1939 में चुनाव हुआ ना, वो चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी ने अपना एक उम्मीदवार उतारा था पटादी जी को, और पटादी जी को इन्होंने हरा दिया। तो गांधी ने कहा कि पटादी सीतारामैया की हार मेरी हार है और मैं इस्तीफा देता हूं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी आपकी कांग्रेस को जरूरत है, मेरी नहीं, और गांधी जी से ये अलग चले गए थे। फिर भी गांधी जी के लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। तो इस बात का याद रखना। थैंक्स सर। सुरेंद्र जी वेलकम भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुरेंद्र सिंह जी आप अगर कलर के लग गए ना, तो ये कोर्स है ना किसी और बच्चे को दे देना, और वो कोर्स की सहायता से ना वो भी कोई आगामी एग्ज़ाम में सफल हो पाए। तो मैं कहता हूँ कि आप है ना जितने बच्चों की सहायता कर सको ना अपने लेवल पर, उतने बच्चों की सहायता करना। और एक दिन जब वो जॉब लगेगा ना, जितनी खुशी आज भाई मेरे को हो रही है ना आपके लगने से, उतनी खुशी आपको होगी। तो ये पॉजिटिविटी होती है ना बच्चों, इसको ना आगे सेपरेट करते जाना। एक दिन ना आपको रियल में अंदर से दिल से खुशी होगी। और बच्चों जिस दिन दिल से खुशी होती है ना, वो दिन सबसे अलग दिन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों। आगे क्वेश्चन आया था सबसे, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। 1000 झीलों की भूमि, 1000 झीलों की भूमि, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को क्या कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि, सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश, ये थाईलैंड को कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे, जैसे आपने सुना होगा ना बच्चों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और जो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सपना सैनी जी, सीतारामैया बिल्कुल। नीरज जी डी सही बता रहे हो। ठीक है, बादल जी कोई दिक्कत नहीं, आप सभी जॉब लग जाओगे, हमारी विशेष आप सभी के साथ है। ठीक है, तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। और 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। तो बच्चों ये चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। आगे पूछा जाता है बच्चों कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्जाम में बन सकता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर रहेगा? मुंबई में। समेश जी जवाब दे रहे हैं थाईलैंड को कहा जाता है। तो सारे बच्चे हैं ना, जितने बच्चे भी है ना, जब जवाब देते हैं ना, तो दिल से बच्चों बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सुरेंद्र भाई का, हाँ, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, 1000 झीलों का देश फिनलैंड, द्वीपों का द्वीप इंडोनेशिया, हाँ बिल्कुल द्वीपों का द्वीप कहा जाता है नॉर्वे। आशीष जी, सुरेंद्र भाई बधाई हो। विजेंद्र जी थैंक यू, सभी भाई को बधाई देनी चाहिए। और जो आपकी खुशी में ही बच्चों हमारी खुशी है। ठीक है,
तो ये याद रख लेना। आगे पूछा जाता है बच्चों, सबसे ज़्यादा पेपर में आया गया है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। ये तो आज बातों बातों में पढ़ा दिया। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। कौन थे बच्चों? विशाखा दत्त थे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम जो 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उन्हीं से ही आ जाते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम जो 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसी में से तो क्वेश्चन निकल जाते हैं। ये देखो मुद्रा राक्षस वाला भी इसी एग्जाम में क्वेश्चन है, आया हुआ था और हमने उसको पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद कर लेना बच्चों। आगे आता है कि प्रति वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये करवा दिया इम्पोर्टेंट में। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। विशाखा दत्त, सपना मेहला जी का जवाब आ गया, अंशु जी का जवाब आ गया। सभी सही जवाब दे रहे हैं और जब सभी बच्चे सही जवाब देते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। आशीष शोरान जी भी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बच्चे सही, सारे बच्चे हैं ना बिल्कुल सही से जवाब दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन आया है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ये काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? बोला गुरुजी गुजरात में होती है। हरियाणा में कहाँ पर होती है? तो गुरुजी हरियाणा में सिरसा में होती है। और जहाँ पर काली मिट्टी किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बच्चों हिस्सा रहते हैं और जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ गया ना तो वो भविष्य में ही कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। आगे आता है बच्चों कि केंद्रीय मंत्रीगण ये व्यक्तिगत, ये बहुत बार पेपर में आ गया बच्चों। जो हमारा मंत्रीगण है ना वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद है ना, वो लोकसभा के मंत्री परिषद। ठीक है, या मंत्री जो इनको ये क्वेश्चन पूछना चाहता है मंत्रीगण, मंत्री परिषद नहीं, मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये मंत्रीगण है ना लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। और लोकसभा का ही ना बहुमत दल के नेता को आगे क्या चुन लिया जाता है? प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। तो लोकसभा, हालांकि प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी चुन लिया जाता है, लेकिन ना प्रधानमंत्री को ना बाद में ना क्या होता है, दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कोई राज्यसभा से आ रहा है तो कम से कम 30 वर्ष राज्यसभा की एज तो है ही है, लोकसभा से आ रहा है तो 25 वर्षीय। तो मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति मंत्रीगण क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जामों में रिपीट होते हुए मैंने देखा है। और एक बार मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन आ गया ना उसको बच्चों रट लेना। लोकसभा निम्न सदन, हाँ लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है, जनता का प्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, और अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तो पता ही है ना, गुगली शब्द है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। गुगली किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। गुगली हो गई, लेग बाय हो गई। ठीक है, फाइन लेग हो गया। ठीक है, ये जो मतलब बाउंड्री हो गई। ठीक है, ये सारे के सारे किस से संबंधित वर्ड है? क्रिकेट से संबंधित वर्ड हो गया। पिच हो गया। ठीक है, तो ये किस से संबंधित वर्ड है? हाँ, 6 महीने के अंदर। सपना जी बिल्कुल एक मीटिंग होनी जरूरी है, सही बोल रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो बच्चे। सीमा जी लोकसभा, बिल्कुल क्रिकेट। ज्योतिर्विक जी ने सही जवाब दिया। गुगली किस से संबंधित रहती है? क्रिकेट से संबंधित रहती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी अच्छे जवाब दे रहे हो। बहुत दिल से खुशी होती है जब सभी बच्चे हैं ना मतलब
एकजुट होकर जवाब दे और सारे के सारे सही से जवाब दे तो दिल से बड़ी खुशी होती है बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये तो पता ही है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो कौन सा रहेगा, बाघ रहेगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा रहेगा, बाघ रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का ना कौन सा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का बता सकते हो क्या, बता दो। कंगारू कौन सा रहेगा, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारू बोला जाता है और भारत वालों को टाइगर बोला जाता है। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया। कभी है ना सभी देशों के हम राष्ट्रीय पशुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई है, कीर्ति है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। मधुशाला, मधुशाला किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है, तो ये अमिताभ बच्चन के पिता होते थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की ना मधुशाला क्या रहेगी, कृति रहेगी। कंगारू। बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, जोत जी, दीपक कुमार जी, बहुत दूर तक जाओगे आप सभी बच्चे। ठीक है, बस पढ़ते जाना। कहते हैं ना बच्चों, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, कंगारू। कंगारू परमेश्वर जी। एकमात्र गोल्डन बाघ असम में मिला है, बिल्कुल ठीक है अंशु जी, बहुत अच्छी बात है। तो मधुशाला किसकी कृति रहेगी, हरिवंश राय बच्चन की कृति रहेगी बच्चों। ठीक है, एक बार आया था बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है, बाबर फरंगना का शासक कब बना। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाबर फरंगना का शासक कब बना। बाबर फरंगना का शासक कब बना, तो बाबर फरंगना का शासक कब बना था बच्चों, 1494 ईस्वी में बना था। बाबर फरंगना का शासक कब बना था, 1494, क्योंकि बाबर का 1483 में ना मध्य एशिया में बाबर का, फरंगना में बाबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर के सर से उसका पिता का साया उठ गया। तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर क्या बना था, राजा बना था। तो बाबर राजा कब बना था बच्चों, बाबर है ना 1494 ईस्वी में बाबर फरंगना का शासक बना था। ये बहुत अच्छे से करवाया था बच्चों। आगे आता है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर को कब मनाया जाता है बच्चों, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, क्या बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो 24 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। आगे आता है, टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध। टिहरी बांध किस राज्य में रहेगा, तो ये उत्तराखंड में रहेगा। टिहरी बांध है ना बच्चों, किस राज्य में रहेगा, तो टिहरी बांध कहाँ पर रहेगा, उत्तराखंड में। कौन सा बांध रहेगा बच्चों, टिहरी बांध। रट लेना, टिहरी बांध कहाँ पर रहेगा, तो टिहरी बांध कहाँ पर रहेगा बच्चों, उत्तराखंड में रहेगा। टिहरी बांध कहाँ पर रहेगा, तो टिहरी बांध है ना कहाँ पर रहेगा बच्चों, उत्तराखंड में रहेगा। ये क्वेश्चन रट लेना बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आ रहे हैं। सपना सैनी 1494, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। ज्योत विरक जी, अंशु जी 24 अक्टूबर, समलेश जी 24 अक्टूबर। टिहरी बांध कहाँ पर रहेगा बच्चों, उत्तराखंड में रहेगा। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। आगे आता है, लज्जा पुस्तक किस लेखिका की है, ये भी बच्चों मैंने आपको कराया था, तस्लीमा नसरीन। लज्जा किसने लिखी थी, तस्लीमा नसरीन ने लिखी थी। लज्जा किसकी पुस्तक थी, तस्लीमा नसरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक का नाम क्या था, बड़ी फेमस पुस्तक हुई थी बच्चों ये लज्जा। भारत का सबसे ऊंचा बांध है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बादल जी। ठीक है,
सबसे बिल्कुल भूपेंद्र जी, इंडिया ने 30 अक्टूबर, हाँ बिल्कुल इंडिया 30 अक्टूबर को मेंबर बना था, जो बहुत अच्छी बात है। आप इतनी अच्छी मतलब समझ रखते हो। सबसे लंबा हीरा कुंड उड़ीसा में, बिल्कुल दीपक कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे पढ़ते हो। तस्लीमा नसरीन, नीलम जी सही जवाब दिया आपने। सभी बच्चों के ना लाजवाब आंसर आ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई हो बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया। तो बच्चों दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या कहा गया? श्वेत क्रांति कहा गया। और इसके जनक कौन थे बच्चों? वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। वर्गीज कुरियन क्या थे इसके जनक? दूध उत्पादन को क्या कहा गया? श्वेत क्रांति कहा गया। और वर्गीज कुरियन क्या होते थे? इसके जनक होते थे। ये क्वेश्चन है ना बच्चों, मैंने एक एग्जाम में नहीं, कम से कम 10 एग्जामों में ये क्वेश्चन है देखा गया है। ठीक है, भागीरथी नदी पर सपना जी, बहुत अच्छी बात है बच्चे, इतना अगर नॉलेज रखते हो। तस्लीमा नसरीन, बहुत अच्छी बात है दीपक जी। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हुई थी? श्वेत क्रांति हुई थी। और हरित क्रांति के ना जनक कौन होते थे? भारत की बात करूं तो स्वामीनाथन, जैसे आपने सुना होगा स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी बात आई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें है ना बच्चों पढ़ने से आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप पढ़ोगे ना उतने ही। श्वेत क्रांति सही बोल रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। सभी के जवाब अगर अच्छे से आ रहे हैं ना तो हमें लगता है कि टीचर का पढ़ाने से बहुत बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? 352, 56, 68, 370। तो आपातकाल की घोषणा 352 में रहेगी। आपातकाल की घटना किस में होती है? 352 में होती है। जब कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर देना तो आपातकाल क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 वाला राज्य में था और 360 वाला वित्तीय आपातकाल था। क्या था? तो आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद रहेगा बच्चों? 352 रहेगा। कौन सा रहेगा? 300। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा, हरित क्रांति से विश्व स्तर पर और स्वामीनाथन भारत के स्तर पर, ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, शहीद दिवस कब होता है? 1 जनवरी, 20 अगस्त, 21 मई या 30 जनवरी। ये करवाया था बच्चों शहीद दिवस 30 जनवरी को होता है महात्मा गांधी की याद में, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ना नथुराम गोडसे ने किसको गोली मार दी थी? महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। दोबारा कमेंट लेता हूं बच्चों के। 352 वंशी जी, समेश जी, विजेंद्र जी, सपना जी, सभी के जवाब बहुत अच्छे से आ रहे हैं। 352 का प्रयोग किया जाता है। और शहीद दिवस हम कब बनाते हैं बच्चों? 30 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? शहीद दिवस। और शहीदी दिवस आए ना, शहीदी दिवस तो ये 23 मार्च है। कौन सा मार्च है? 23 मार्च। ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की याद में। किसकी याद में? भगत सिंह जी की याद में, राजगुरु जी की याद में और सुखदेव जी की याद में बनाया जाता है। 23 मार्च को बनाया जाता है। और हरियाणा का शहीदी दिवस है ना, कल ही है। 23 सितंबर को हरियाणा का क्या रहेगा? शहीदी दिवस। कल राव तुला राम जी की याद में, परसों मतलब आज 21 हो गई ना, 23 सितंबर को यानी परसों शहीदी दिवस रहेगा 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ ज़रूरी नहीं है बच्चों, ये चीज़ें आपको याद करना बेहद ही ज़रूरी है। ये बात याद रख लेना बच्चों। अब इम्पोर्टेंट बात आती है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगी? आगे क्वेश्चन आता है, आगे क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा बार भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम पूछा गया है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव
मानव का क्या नाम था? ये बच्चों यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव कौन होता था? यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला आदमी था। और अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कौन सा जानवर गया था? कुत्ता गया था। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे आता है भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? तो यूपी। यूपी के बाद बच्चों पंजाब का भी नाम आता है और बाद में हरियाणा का भी नाम आता है। ये आंकड़े हैं ना बच्चों, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कभी कोई ऊपर हो जाता है, कभी कोई हो। हाँ, यूरी गागरिन सही है। 23 सितंबर को राव तुलाराम की याद में। सर प्लीज़ बात करनी है, कौन सा नंबर दे दो? परमेश्वर जी, मैं टेक्निकल टीम आज हाजिर नहीं है, मैं कल बात करूंगा आपसे, ठीक है? आप टेक्निकल टीम को बोल देना मेरी प्रदीप सर से बात करवा दो, करवा देंगे वो। यूरी गागरिन सभी के आंसर बच्चों के सही आ रहे हैं। डॉग गया था, ज्योत विरक जी, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों ये था आज एक एग्ज़ाम मैंने सोल्व करवाया। अब आप देख सकते हो बच्चों इस एग्ज़ाम में ना लगभग है ना, मैं 100 के तो 100 नहीं कहता, लगभग ना 90 to 95% क्वेश्चन है ना आपको आपके कोर्स से मिल जाएंगे, हम तो इतना कह सकते हैं। और कोई भी टीचर बच्चों भगवान नहीं होता, कोई भी टीचर मैं कहता हूँ भगवान नहीं होता, लेकिन हम कोशिश ज़रूर रहती है कि जो हम है ना इतनी मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों को सफलता मिल जाए, ठीक है? और अब सभी चीज़ में हाँ पंजाब हरियाणा बिल्कुल मिल्क, हाँ दीपक जी सही बोल रहे हो। और ये क्लास आपको कैसी लगी जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छी लगे ना जो क्लास आप शेयर कर दिया करो, बच्चों को बताया करो कि क्लासों से हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, और कल आपसे ना दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे यही कहेंगे बच्चों, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पॉजिटिविटी को एक से दूसरे तक पहुंचाते रहो। लव यू ऑल, और हमेशा हमेशा आपको खुश रहना है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, लव यू।